हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडशिप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन संधि प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हिंदी का एक पेचीदा प्रकरण है जिसके बारे में अमूमन विद्यार्थी घबरा जाती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा प्रकरण है जो मिडिल क्लासेज से लेकर सेकेंडरी क्लासेज से लेकर के आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, जो बोर्ड क्लासेज में अमूमन 2 नंबर का आता है। तो आज अपन पढ़ेंगे संधि प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? संधि प्रकरण। तो सबसे पहले अपन संधि की परिभाषा जानेंगे। संधि की परिभाषा क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद के प्रथम वर्ण के पास पास आ जाने से उनके मध्य जो विकार परिवर्तन, विकार कहो या परिवर्तन कहो, बदलाव कहो, जो भी मतलब दोनों वर्णों के प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद के प्रथम वर्ण के पास पास आ जाने से, यानी कि उनके नज़दीक आ जाने से उनके मध्य यानी कि विकार का होना, परिवर्तन का होना, बदलाव का होना बहुत ज़रूरी है। उसी बदलाव से क्या होता है उसी बदलाव से मतलब जो परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसे संधि कहती है। तो संधि के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। मुख्यतः संधि के 3 भेद माने गए हैं, जिसमें से पहला भेद है स्वर संधि, जिसमें स्वर स्वर का मेल होता है, और दूसरा भेद है व्यंजन संधि का, जिसमें स्वर और व्यंजन भी होती है, और तीसरा भेद आता है विसर्ग संधि का। इसका विसर्ग संधि का। तो आज अपन स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और अंतिम पद के प्रथम वर्ण दोनों में स्वरों का मेल होगा। किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा। यानी कि स्वरों के साथ मेल होने से, यानी कि उनके जुड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहती है? स्वर संधि कहती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, जो कि संस्कृत में 13 मानी गई है, जबकि हिंदी में 11 मानी गई है। ए, आ, ई, ए इत्यादि तक है, ठीक है ना, 11 है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद माने गए। भेद कहो, प्रकार कहो, कितने हैं? 5 में भेद माने गए हैं। और उनमें से आज अपन जो पढ़ेंगे ना, वो स्वर संधि का पहला भेद है। किस संधि का? स्वर संधि का। स्वर संधि मतलब दोनों तरफ, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में, दोनों साइड क्या हो, दोनों तरफ से क्या होगा? स्वर होगा। क्या होगा? स्वर का मेल होगा। तो उसका पहला भेद है दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि, जिसको सवर्ण संधि भी कहती है। यानी कि आगे और प्रथम पद में और अंतिम पद में, दोनों के प्रथम के अंतिम में और अंतिम के प्रथम में, दोनों में से स्वर होगा और वो समान स्वर होगा। क्या होगा? समान स्वर होगा। तो दीर्घ संधि के बारे में तो आज पढ़ेंगे, लेकिन स्वर संधि के भेद 5 माने गए हैं। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, और वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, और जन संधि है। और उसका पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दीर्घ संधि है, ये खुद स्वर संधि के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? स्वर संधि, जिसका दूसरा नाम है सवर्ण संधि। क्या नाम है? सवर्ण संधि। तो जो सवर्ण मतलब ए और आ दोनों है, तो ये दोनों एक ही वर्ग की है, मतलब समान वर्ण माना गया है। ए और आ दोनों को समान माना गया है, एक ही वर्ग की है। और जैसे लघु ई है और दीर्घ ई है, ये दोनों समान है, और लघु ऊ है और दीर्घ ऊ है, ये दोनों समान है। मतलब इसको समान कहो, सवर्ण कहो, या समान माने गए है। तो आज पहला इसका एग्जाम्पल है, जिसमें ए के योग से, ए और ए के योग से, यानी कि आगे भी है और पीछे भी, मतलब प्रथम पद होगा उसका अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, दोनों में क्या होगा? पहले ए होगा और उसके बाद भी ए होगा। तो मिलकर के क्या बनेगा? मिलकर के आ बनेगा। जैसे कि यहाँ एक शब्द आया है शब्द और अर्थ, तो यहाँ द है ना, द वैसे अमूमन अपन माने तो द व्यंजन है, लेकिन द के साथ में ए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा है, क्योंकि व्यंजन होता है, व्यंजन के साथ हमेशा स्वर होता है। तो यह इस द के साथ ए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। उसके पीछे जो अंतिम पद है ना, उसका प्रथम वर्ण, उस वहाँ भी ए जुड़ा हुआ है। तो दोनों को ए और ए के मेल से आ बना। क्या बना? आ बना। आ दिखाई कहाँ दे रहा है आपको? यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब ये शब्दार्थ बन गया, शब्द और अर्थ शब्दार्थ बन गया। जैसे कि दूसरा उदाहरण है सौ और अधीन, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है ना। तो सौ और अधीन, यहाँ है और यहाँ भी है, दोनों के मिलने से क्या बना? स्वाधीन। क्या बना? स्वाधीन। और तीसरा इसका उदाहरण है कार्य और अंत, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों को मिलाएंगे तो आ बनेगा। कहाँ आ बना है?
यहाँ आ नजर आ रहा है, मतलब कार्यांत हो गया, यानी किसी कार्य का अंत होना, कार्यांत। तो ए और ए के मेल से आ बनता है, क्या बनता है, ए और ए के मेल से आ बनता है। ये तीनों उदाहरण आपके सामने हैं, और मैं एक बार नहीं 2 बार भी दूसरी बार भी समझा रहा हूँ, दोबारा भी समझा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, अपन जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। जो पहला है, तो मैंने पहले उदाहरण में आपको क्या समझाया कि ए और ए के योग से आ बनता है। तो यहाँ पर शब्द के साथ में द के साथ में ए जुड़ा हुआ है, और बाद में भी ए है, ठीक है ना। ये प्रथम पद हो गया, मतलब ये बीच में ये प्लस का निशान है जिसको धन बोलती है। तो इसके ये पहला पद है ना, इसका अंतिम वर्ण, और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में जो विकार परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर शब्दार्थ बन गया, क्या बन गया, शब्दार्थ बन गया, जो दीर्घ संधि, मतलब यहाँ पर लघु रूप था, यहाँ पर लघु रूप था, यहाँ पर दीर्घ रूप है। मतलब लघु अपनी भाषा में कहें तो मतलब एक सिंगल मात्रा, जिसको छोटी मात्रा कहती है, ए की मात्रा, और ए की मात्रा मिलने से तो आ बन गया, क्या बन गया, आ बन गया। तो दूसरा उदाहरण था स्व और अधीन, स्वाधीन बन गया, और कार्य और अंत, कार्यांत बन गया, क्या बन गया, कार्यांत। और उसके बाद है आगे वाले प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ए होगा, और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में आ होगा। तो दोनों के मेल से, दोनों के मिलने से बनेगा क्या, विकार होके परिवर्तन होके क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहाँ पर है देव वह के साथ यह जुड़ा हुआ है, और आलय, देवालय जाने देवताओं का घर, आलय कहती है निवास स्थान को या घर को कहती है। तो देव धन आलय, देवालय बन गया, क्या बन गया, देवालय। और दूसरा उदाहरण है हिम धन आलय, हिम कहती है बर्फ को, और आलय जाने बर्फ का बना हुआ कोई ऐसा घर। तो यहाँ भी है और यहाँ भी आ है, ठीक है ना। यहाँ लघु है और यहाँ दीर्घ है, इन दोनों के मिलने से क्या बना, दीर्घ रूप बन गया। तो क्या बन गया, हिमालय बन गया, क्या बन गया, हिमालय बन गया। और आगे वाले आगे है, यहाँ पर भी दीर्घ रूप है और यहाँ पर भी दीर्घ रूप। दीर्घ का मतलब है कि मतलब बड़ी मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है और यहाँ पर भी आ की मात्रा है, ठीक है ना। तो मिल करके बनेगा क्या, आ बनेगा। जैसे यहाँ पर आ गया है विद्याधन आलय, यानी विद्या का घर, जिसको विद्यालय बोलती है अपन, विद्यालय पाठशाला भी कहती है। तो यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, मिलकर के क्या बना, विद्यालय बना, क्या बना, विद्यालय, ठीक है ना। और आगे वाला उदाहरण है वो आ और ए के योग से, आगे है प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में आ है और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में ए है, और दोनों के मिलने से, दोनों के मेल से क्या बना, आ बना। जैसे कि यहाँ पर है विद्याधन अर्थी, विद्या यहाँ पर आया है और यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर ए आया है, दोनों को मिलाएंगे तो आ बनेगा, क्या बनेगा, आ बनेगा, जो यहाँ आपको नजर आ रहा है, विद्यार्थी, क्या बन गया, विद्यार्थी, यानी विद्या का अध्ययन करने वाला, विद्या को अर्जन करने वाला विद्यार्थी। और आगे है, तो ये हो गया आपका एक स्वर पूरा हो गया। आप जाने कि एक ही वर्ग के स्वर, यानी ए और आ दोनों एक ही वर्ग के माने गए, दोनों समान माने गए। कैसे माने गए, समान माने गए। जैसे ये ए और आ दोनों ही समान है, मतलब एक ही वर्ग, जिसको सवर्ण, इसको परस्पर सवर्ण बोलते, क्या बोलते हैं, सवर्ण। और दूसरा आता है आपके ई, और ई यानी यहाँ भी लघु रूप है और यहाँ भी लघु रूप है। ये छोटी ई की है और यहाँ भी छोटी है, मिलकर के क्या बनी है, बड़ी बनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गिरी, तो री है ना, इसके साथ ई जुड़ा हुआ है, छोटी मात्रा जुड़ी, और यहाँ पर क्या है, ई है। इंद्र, गिरी और इंद्र मिलकर के क्या बनेगा, मिलकर के बनेगा गिरिंद्र बनेगा, क्या बनेगा, गिरिंद्र बनेगा। जो यहाँ लिखने में थोड़ा सा गिरिंद्र बन गया, क्या बन गया, गिरिंद्र बन गया। और यहाँ अगला उदाहरण है ना, यहाँ पर अति, यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी ई है, मिलकर के क्या बना, लघु था, यहाँ लघु था, यहाँ लघु था, मिलकर के दीर्घ रूप हुआ, अति और ई, अति बन गया, क्या बन गया, अति बन गया। और आगे है ये ऊपर वाला बताया ना मैंने आपको कि ए और आ दोनों ये एक ही वर्ग की है, दोनों ए और ए दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से, दोनों एक ही वर्ग की है, जिसको सवर्ण बोलती है। और आगे वाला ई वर्ग का आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ई, दोनों की जो कि स्वर है। पहले भी आपको बताया है कि स्वर संधि का पहला भेद पढ़ रही है दीर्घ संधि। तो यहाँ ई के लघु है, यहाँ पर लघु है, ठीक है ना। ये गिरिंद्र हो गया और अति हो गया। और दूसरा ले रही है, यहाँ पर लघु और यहाँ पर दीर्घ, मिलकर के क्या बना, दीर्घ, मतलब ये छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, मिलकर के बड़ी मात्रा होगी। तो गिरी धन ईस, क्या हो गया, गिरीश हो गया, क्या हो गया, गिरीश। यानी कि गिरी कहती है पर्वत को, गिरी कहती है पर्वत को, और ईश कहती है भगवान को, ठीक है ना, ईश्वर भगवान। तो गिरीश यानी कि पर्वतों का राजा कहो, भगवान कहो, ठीक है ना। आगे उदाहरण आ रहा है कपि और ईश। कपि यहाँ पर छोटी मात्रा है, यानी कि लघु है, और यहाँ पर दीर्घ है, और मिलकर के क्या बना, दीर्घ बना। कपि कहती है बंदर को, कपिस यानी बंदरों का भगवान, बंदरों का नायक नेता। और आगे वाला है ये है, आगे दीर्घ रूप है, फिर
प्रथम पद के अंतिम वर्ण में दीर्घ रूप है और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में लघु रूप है। कैसा रूप है? लघु रूप है। दीर्घ और लघु के मिलने से दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। दो जो कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है देवी और इच्छा, यानी देवी इच्छा। क्या लिखा हुआ है? देवी। यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर दीर्घ है और यहाँ पर क्या है? लघु है। मिलकर के क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। देवी और इच्छा क्या हो गया? देवी इच्छा हो गया। क्या हो गया? देवी इच्छा। और आगे है, आगे वाले उदाहरण में दोनों पहले पद प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में दोनों साइड क्या है? दोनों प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में दोनों तरफ से क्या है? दीर्घ ही है। क्या है? दीर्घ ही है। तो मतलब यहाँ भी बड़ी मात्रा है, यहाँ भी बड़ी मात्रा है, तो मिलकर के क्या बनेगा? दीर्घ रूप बनेगा। रजनी, यहाँ पर लिखा हुआ है रजनी, तो ये नी है ना, इस नी के साथ में ई जुड़ा हुआ है, यानी कि ई की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ये बड़ी मात्रा है, दीर्घ रूप है, और यहाँ पर भी दीर्घ रूप है, और मिलकर के कैसा बनेगा? मिलकर के बड़ी ई बनेगी, जो कि यहाँ नजर आ रही है आपको इसके अंदर, रजनीश के अंदर। किसके अंदर? रजनीश के अंदर। और आगे है, अब आगे वाला उदाहरण है, ये हो गया पहला ए वर्ग हो गया और ये ई वर्ग हो गया। ई वर्ग मतलब ई वर्ग का, मैं वर्ग का कहूँ तो आपको मान लेना है कि छोटी ई और बड़ी ई दोनों, और जहाँ ए वर्ग का कहूँ तो ए और आ दोनों आएंगे, दोनों ही समान वर्ण माने गए। कैसे माने गए? समान वर्ण कहो, समान स्वर कहो, यानी कि दोनों ही समान स्वर है ये। तो यहाँ तक अपन ने ले लिया। और यहाँ नीचे है, अब आता है ऊ। यहाँ पर लघु रूप है, मतलब छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ लघु लघु दोनों के मिलने से गुरु, जिसको दीर्घ रूप कहती है, मतलब बड़े को गुरु कहते हैं या दीर्घ। तो यहाँ पर लघु है, यहाँ पर भी लघु है, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भानु, और यहाँ जो नू है ना, नू के साथ में ऊ जुड़ा हुआ है, और आगे ये प्रथम पद हो गया, ठीक है ना, ये बीच में ये निशान आ गया ना धन का, तो ये मतलब ये प्रथम पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ऊ जुड़ा हुआ है और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में भी ऊ जुड़ा हुआ है, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ ऊ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है ना, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है भानुदेव में, यहाँ ये बड़ी मात्रा है ना, इसके अंदर भानुदेव के अंदर नजर आ रहा है। और अगला उदाहरण है जिसमें लिखा हुआ है लघु धन उत्तर। लघु कहती है छोटे को और उत्तर कहती है उत्तर को, जाने कि ये छोटा उत्तर, जैसे कि अपन एक दो पंक्तियों के उत्तर आते हैं जिसको अपन लघुतरात्मक प्रश्न बोलते हैं, वो जैसे लघुतर। तो यहाँ पर लघु यानी यहाँ छोटी मात्रा है, ठीक है ना, लघु रूप है, और यहाँ पर भी लघु रूप है, दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ रूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दीर्घ रूप हो जाएगा, जो यहाँ नजर आ रहा है लघुतर में। किसके अंदर? लघुतर के अंदर नजर आ रहा है, जो यहाँ पर ये घू जो जुड़ा हुआ है ना, घू के साथ में ऊ जुड़ा हुआ है। वैसे तो घ व्यंजन होता है, लेकिन यहाँ ये व्यंजन नहीं है। यहाँ पर इसको आप टुकड़ा करेंगे ना, इसको बांटेंगे ना, इसका विच्छेद करेंगे ना, तो इसका हो जाएगा, मतलब इसके साथ ऊ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ऊ जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ छोटा था, यहाँ छोटा, लघु रूप दीर्घ रूप हो गया, ठीक है ना। और अगला उदाहरण है, इसमें पहले दीर्घ रूप है और उसके बाद लघु रूप है, और दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है भू लिखा हुआ है, भू कहते हैं भूमि को, ठीक है ना, और आगे लिखा हुआ है ऊपरी यानी ऊपर, भूपरी, इसका क्या हो गया? भूपरी हो गया। यहाँ मतलब यहाँ तो बड़ा रूप था, मतलब बड़ी मात्रा थी, यहाँ दीर्घ था और यहाँ लघु, और मिलकर के क्या बना? यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु, और दोनों को मिलाया तो दीर्घ हो गया। क्या हो गया? दीर्घ हो गया, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है भूपरी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भूपरी। और आगे दोनों दीर्घ रूप है, ये यहाँ भी बड़ा हुआ है और यहाँ भी बड़ा हुआ है, इसको मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ है भू कहते हैं भूमि को, और यहाँ लिखा हुआ है ऊर्जा, जैसे ऊर्जा इंग्लिश में जिसको अपन एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा। भू यहाँ भी बड़ा हुआ है और यहाँ भी बड़ा हुआ है, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि दीर्घ रूप हो जाएगा, जो क्या बन गया? भूर्जा बन गया। क्या बन गया? भूर्जा। तो आज का जो ये संधि प्रकरण था, जो स्वर, जिसके संधि के 3 भेद थे। कितने भेद थे? 3 भेद। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो आज अपन ने जो पढ़ा है ना, स्वर संधि पढ़ी। कौन सी पढ़ी है? स्वर संधि पढ़ी है। स्वर संधि में स्वरों के साथ स्वरों का मेल होने से जो विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ, उसे स्वर संधि कहती है। जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, अपन ने इसके बारे में पढ़ा। और
और उसके बाद अपन ने भेद पढ़े स्वर संधि के। कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद माने गए। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वर्धी संधि, चौथा अयादि संधि और पांचवा यण संधि। और दीर्घ संधि में समान स्वर आते हैं। क्या आती है? समान स्वर, जिसका दूसरा नाम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर दूसरा नाम लिखा हुआ है सवर्ण संधि। क्या लिखा हुआ है? सवर्ण संधि, जिसमें ये दोनों सवर्ण है, ये दोनों सवर्ण है, ये दोनों सवर्ण है, मतलब एक ही वर्ग की है। और इसके उदाहरण है वो आपको बेसिकली मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, और अगली क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। थैंक्स।